everyone, welcome to Poly Psychology. I hope you all are doing good. So this is the second part of the third chapter, and in this video we'll be discussing the rest of the topics of the third chapter. So the first topic is the effects of stress on psychological functioning and health. So stress का जो effects हैं हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए और हेल्थ के लिए उसका क्या है, मतलब उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए और नॉर्मल हेल्थ के लिए भी उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं हम देखेंगे। और ये भी 4 तरीक़ों में है, वही इमोशनल, फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। इमोशनल इफ़ेक्ट्स जो है, जो पर्सन स्ट्रेस में है, स्ट्रेसफुल पर्सन्स, उनका मूड स्विंग्स जो है वो बहुत होता है, वो अजीब तरीके का बिहेवियर शो करते हैं जो कि बाकी उनके दोस्त और फैमिली मेम्बर्स से अलग होता है। जैसा कि दे जस्ट शो डिक्रीजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। उन्हें वो बोलेंगे कि मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हर चीज़ को अवॉइड करेंगे, सिचुएशंस को अवॉइड करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि उनके अंदर के जो फीलिंग्स होते हैं वो जनरली एंग्जाइटी के होते हैं, डिप्रेशन के होते हैं, फिजिकल टेंशन, साइकोलॉजिकल टेंशन्स, मूड स्विंग्स। तो जब डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, तो तब कहाँ से सेल्फ कॉन्फिडेंस हो पाएगा। तो जब सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो ये एक विशियस सर्कल हो जाता है जिसमें कि उन्हें और भी इमोशनल प्रॉब्लम, सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, यही स्ट्रेस के इमोशनल इफ़ेक्ट्स के वजह से। तो यहाँ पर जो एक एग्जामिनेशन एंग्जाइटी के बारे में दिया गया है रिलेटेड टू इमोशनल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, एग्जामिनेशन एंग्जाइटी जो है वो भी एग्जैक्टली एक किसी दूसरे स्ट्रेसर की तरह ही है। जैसे कि हम एनवायरनमेंट में देखते हैं, कोई भी स्ट्रेसर, डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेसर्स होते हैं, तो एग्जामिनेशन एंग्जाइटी भी जो है वो एकदम से एक स्ट्रेसर ही है, क्योंकि उस चीज़ के वजह से जो बच्चों पे है, जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके अंदर स्ट्रेस के दौरान सेम टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्सेस ही हमें देखने को मिलता है। इसी के लिए इसे भी एक स्ट्रेसर माना गया है। वही फीलिंग ऑफ टेंशन, अनईजीनेस अपीयर होता है, ठीक है, इस एग्जामिनेशन एंग्जाइटी की वजह से। तो इस स्ट्रेस को जो है, इट हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड एज इवैल्यूएटिव एप्रीहेंशन और इवैल्यूएटिव स्ट्रेस। देखो, एग्ज़ाम से पहले एक लेवल ऑफ स्ट्रेस, जैसा कि मैंने प्रीवियस वाले पार्ट में बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके पहले देखो फर्स्ट वाला पार्ट इस चैप्टर का, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि स्ट्रेस जो है वो कुछ लेवल तक इम्पॉर्टेंट है, कुछ लेवल तक अच्छा है, जो कि यूस्ट्रेस है। उससे हमारे परफॉर्मेंस में इफ़ेक्ट होता है, हमारा अराउजल बढ़ता है, एनर्जी मिलता है हमें अच्छे से काम करने को। उस लेवल ऑफ स्ट्रेस में जो है हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लेवल ऑफ स्ट्रेस जब बढ़ जाता है तो क्या होता है कि ना, हमारा कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट होने लगता है, हमें अटेंशनल ब्लॉक्स हो जाता है, कुछ भी हम समझ नहीं पाते, सामने रह कर भी नहीं पढ़ पाते, नहीं कर पाते। तो ऐसा जिन बच्चों के साथ हो जाता है एग्ज़ाम के पहले, उसे हम कहते हैं एग्जामिनेशन एंग्जाइटी। सो एग्जामिनेशन स्ट्रेस हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड as evaluative apprehension or evaluative stress and produces debilitating behavioral, cognitive and physiological effects no different from those produced by any other stressor। तो बाकी सारे स्ट्रेसर्स के तरह ही इसमें भी कुछ कॉग्निटिव, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, ये बिहेवियरल, ये सब सारी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो हाई स्ट्रेस जो है, जब स्ट्रेस हाई हो रहा है, स्टूडेंट के प्रिपरेशन में ये इंटरफेयर करता है, कॉन्सेंट्रेशन में, और इन दी एंड परफॉर्मेंस में भी इंटरफेयर कर लेता है। क्योंकि एग्जामिनेशन स्ट्रेस जो है ये अपने अंदर जो है एक टेस्ट के लिए एंग्जाइटी पैदा करता है, विच एडवर्सली अफेक्ट्स टेस्ट परफॉर्मेंस। क्योंकि जब एंग्जाइटी पैदा हो रहा है तो कंसंट्रेशन लेवल तो हो ही नहीं पाएगा और उसकी वजह से जो है परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। लेकिन कुछ पर्सन्स जो हैं, जो गुड लेवल उसको मेंटेन करके रखते हैं, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। Persons who are high in test anxiety tend to perceive evaluative situation as personal threatening। So वो उनके लिए वो चीज़, जो ये चीज़ को फेस नहीं कर पाते, जिन्हें बहुत माने डिस्ट्रेस हो जाता है, उन्हें बहुत थ्रेटनिंग लगता है, बहुत नेगेटिव, नर्वस, दे आर इमोशनली अराउज्ड एंड दे फील वेरी हेल्पलेस काइंड ऑफ। the negative self-centered cognitions which they experience, it distracts their attention and interfere with concentration during examinations। तो इसमें जो है एक फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी आ जाती है, हेल्पलेसनेस आता है, लॉस ऑफ एस्टीम, लॉस ऑफ स्टेटस, और फिर इन दी एंड पुअर परफॉर्मेंस हो जाता है। तो जनरली the high test anxious person, instead of plunging into a
task plunges inward. तो उसको उस वक्त में, सपोज जिस पर्सन को एग्जामिनेशन एंग्जाइटी है, उस वक्त में उसे पढ़ना चाहिए, उसे अपने प्रिपरेशन में ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उससे अटेंशनल ब्लॉक्स एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उसका फोकस बिगड़ रहा है क्योंकि वो अपने अंदर को देख रहा है, वो कह रहा है कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, आई एम टोटली हेल्पलेस, उल्टा हो जाता है यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर हो जाता है बच्चों की लाइफ में, एग्जामिनेशन एंग्जाइटी वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। इसी के लिए वन मस्ट स्पेंड टाइम। तो इसे जब हम ओवरकम करना चाहते हैं, एग्जामिनेशन एंग्जाइटी के बारे में क्यों दिया बुक में, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को एग्जामिनेशन एंग्जाइटी होता है, ऐसा स्ट्रेसर मौजूद है, तभी इसके बारे में बताया जा रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर बिफोर हैंड। आपको पहले से अपना टाइम टेबल तैयार करना चाहिए, आपको ओवरव्यू करना चाहिए कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा टॉपिक डन है, कौन सा नहीं है। जब जिसमें प्रॉब्लम्स है उसको आप डिस्कस करो अपने टीचर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे आप मदद ले सकते हो। यू प्लान अ टाइम टेबल, study according to your notes, take regular notes, and so these are the things which you should give your full focus on, like your revision time जो है वो बहुत important होता है, जो कि हम students जो है जनरली मिस कर देते हैं। मतलब सब पढ़ते हैं, साल भर पढ़ते रहेंगे लेकिन रिवीजन नहीं करते। तो उसमें क्या होता है कि जब एग्ज़ाम से पहले बुक खोला तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी याद नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं कि क्या लिख दिया है बुक में, कुछ समझ नहीं आता। सो रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई यू शुड प्लान अकॉर्डिंगली बिफोर योर एग्जाम्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑन द एग्जामिनेशन डे कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टेइंग काम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप काम नहीं होगे आपके साथ क्या होगा आपको पता है, वी हैव ऑलरेडी लर्नड। अगर हम काम नहीं हैं तो यूस्ट्रेस जो है डिस्ट्रेस में बदल जाएगा, डिस्ट्रेस जो है बॉडी का वेयर एंड टेयर को कॉज करेगा, जिसके की वजह से अटेंशन गया, फोकस गया, प्रिपरेशन गया, साथ में परफॉर्मेंस भी गया। सो वी नीड टू वर्क ऑन दीज एरियाज लाइक स्टडी बिफोर हैंड, रिवाइज, look at your strength and weakness, discuss, and most importantly stay calm. So this is an important topic which has been discussed. Now we'll move to the physiological effects. Physiological effects में जो है स्ट्रेस की वजह से ह्यूमन बॉडी में कई तरीके के फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलता है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ सर्टन हार्मोन्स, वी हैव ऑलरेडी डन इट, लाइक द एड्रेनलिन एंड द कॉर्टिसोल, जो कि हमने पहले पढ़ा है प्रीवियस वाले पार्ट में। द हार्मोन्स प्रोड्यूस मार्क चेंजेस इन द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर लेवल्स, मेटाबॉलिज्म एंड फिजिकल एक्टिविटी। सो ये सारी चीज़ों पे जैसे आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ जाता है, ये सारी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस में। ऑल्दो दिस फिजिकल रिएक्शन विल हेल्प अस टू फंक्शन मोर इफेक्टिवली। तो और एक बात कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है, ये सारे जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस जो है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जैसा कि यूस्ट्रेस मैंने बताया, स्ट्रेस एक लेवल तक अच्छा होता है, जब वो नॉर्मल लेवल तक का है अच्छा होता है, ह्यूमन परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करता है, एनर्जी इंक्रीज़ करता है, अराउजल इंक्रीज़ करता है, तो ये जो है ये अच्छा होता है। लेकिन अगर ये शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम के बजाय लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम तक आपके बॉडी में चलता रहा स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो ये जो है ये हानिकारक हो जाएगा। Examples of physiological effects are release of epinephrine and norepinephrine, slowing down of the digestive system. Physiological changes में ये हो रहा है कि हार्ट रेट बढ़ रहा है, हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं हमारे बॉडी में, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इट स्लोज डाउन, द एयर पैसेजेस इन द लंग्स इट एक्सपैंड्स, एंड द इंक्रीज्ड हार्ट रेट, देयर इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स. सो बेसिकली इट इज़ द fight or the flight response which is being shown by the body. Now is the cognitive effects. Now if pressures due to stress continue, one may suffer from mental overload. So it is important, this line is very important. जैसा कि हमने देखा कि स्ट्रेस जब कंटिन्यू हो रहा है, एक लेवल तक स्ट्रेस अच्छा है क्योंकि वो परफॉर्मेंस को डेवलप करने में मदद करता है, लेकिन जब वो कंटिन्यू हो रहा है तो वो हानिकारक हो जा रहा है, वो डेंजरस हो जा रहा है, मेंटल ओवरलोड में तब्दील हो जा रहा है. सो दिस सफरिंग फ्रॉम हाई लेवल कैन rapidly cause individuals to lose their ability to make sound decisions, and इसी वजह से जो है आपके वर्क प्लेस में, आपके करियर में, इट में लीड टू आर्ग्यूमेंट, आपका फेलियर हो सकता है, आपके लॉसेस हो सकते हैं, फिनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, आपके करियर में आपका जॉब का लॉस हो सकता है. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ
इसलिए ऐसा हो जाता है क्योंकि कॉग्निटिव इफेक्ट्स जो है उसमें आपके कंसंट्रेशन जो है आपकी पुअर हो जाती है, आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी का कैपेसिटी कम हो जाता है, आप कुछ सोच नहीं पाते, याद नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। तो ये कितना डेंजरस सिचुएशन है। इसी के वजह से जो है आप गलत डिसीजंस लेने लगते हो। गलत डिसीजंस की वजह से आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं आपसे आपसे मतलब खुश नहीं रहते, आपको कहते हैं कि आप हमेशा से गलतियों पे गलतियाँ किए जा रहे हो। तो ये जो है ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। लास्ट इज द बिहेवियरल इफेक्ट। बिहेवियरल इफेक्ट्स में हम देखते हैं कि जो फॉर्म ऑफ ईटिंग है, फॉर्म ऑफ ईटिंग में चेंजेस आता है। जैसे कि न्यूट्रिशनल फूड को छोड़ के हम ज़्यादा स्टिमुलेंट्स में इनटेक इंक्रीज करते हैं अननोइंगली। like we'll keep on taking caffeine, like coffee या टी we are trying to evade that situation basically। हमें इतना स्ट्रेस हो रहा है कि हम अपने आप को काम करने के लिए हम कैफीन का एकदम कंटिन्यूसली हम कैफीन लेते जा रहे हैं, सिगरेट्स लेते जा रहे हैं, अल्कोहल, अदर ड्रग्स सच एज ट्रैंक्विलाइजर्स। नाउ ट्रैंक्विलाइजर्स कैन बी addictive and have side effects such as loss of concentration, poor coordination and dizziness. And some of the typical behavioral effects of stress seen are disrupted sleep patterns, increased absenteeism and reduced work performance. So behavioral का जो है ये है कि आपके स्लीप पैटर्न्स में चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर आप स्ट्रेस से जूझ रहे हो, भले आपको पता है नहीं पता है, आप स्ट्रेस में हो, आपको स्लीप पैटर्न्स में चेंजेस देखने को मिलेगा। यू विल ट्राई टू अवॉइड सिचुएशंस, इंक्रीज्ड एब्सेंटिज्म एंड वर्क परफॉर्मेंस तो एकदम से घट जाता है स्ट्रेस में। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, उनका एकदम से एग्ज़ाम के पहले ही जो है कुछ उनका तबीयत ख़राब हो जाता है, बॉडी एक्स होते हैं, हेड एक्स होते हैं, नॉजिएटेड फील होता है। ये सब बहुत कॉमन है। एंड यू मस्ट हैव ऑल्सो नोटिस्ड कि जिन लोगों का पर्सनल लाइफ में वो हैप्पी नहीं होते वो ज़्यादा सिक रहते हैं। और ये सारी जो स्ट्रेस होती है उनको एवरीडे डेली बेसिस में, ये सारी चीज़ें जो है उन्हें डाइवर्ट कर देती हैं। वो अपना ख्याल नहीं रख पाते रेगुलर बेसिस में, वो भूल जाते हैं। उनको ऑलरेडी इतना स्ट्रेस हो रखता है कि मैंने इतना प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस हो जाता है कि वो अपने आप जो है उनके फिज़िकल हेल्थ और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में भी अफेक्ट हो जाने लगता है और वो अपना केयर नहीं कर पाते। इसी की वजह से उन्हें तरह तरह के प्रॉब्लम्स का जिसकी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं उसका सामना करना पड़ता है। नाउ द फिजिकल एग्जॉशन is seen in the signs of chronic fatigue, weakness, low energy। ऐसे लोगों में एनर्जी कम रहता है, बहुत वीकनेस फील होता है बॉडी में। chronic fatigue मतलब एकदम से हर चीज़ से मन उठ जाना, वीक फील होना, बिल्कुल भी लो एनर्जी फील होना। मेंटल एग्जॉशन अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ इरिटेबिलिटी, हर चीज़ से इरिटेटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होता है, हेल्पलेस लगता है, होपलेस लगता है, डिप्रेस्ड फील होता है। नाउ दिस स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन इज नोन एज बर्नआउट। बर्नआउट में क्या हो रहा है कि प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की वजह से आपका फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ दोनों पे इम्पैक्ट हो रहा है और उस चीज़ की वजह से आप एकदम से एग्जॉस्टेड फील करते हो, लो एनर्जी, फैटिग फीलिंग होती है, होपलेसनेस वाली फीलिंग आती है, हर सिचुएशन में इरिटेटेड लगता है। देयर इज़ मेंटल एग्जॉशन एंड दिस स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन इज नोन एज burnout. So there is also convincing evidence to show that stress can produce changes in the immune system and increase the chances of someone becoming ill. स्ट्रेस की वजह से सपोज आप ऑलरेडी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो और आपको अचानक से कोई डिजीज़ हो जाता है तो उसमें क्या होता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम और भी लो हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी आप स्ट्रेस से जूझ रहे हो। स्ट्रेस हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजॉर्डर्स, हाई ब्लड प्रेशर एज वेल एज साइकोसोमैटिक डिजॉर्डर इंक्लूडिंग अल्सर, एस्थमा, एलर्जी एंड हेडेक्स। तो स्ट्रेस जो है आपके इम्यून सिस्टम में भी वो अफेक्ट करता है, उसे लो कर देता है, आप ज़्यादा इल फॉल करने लगते हो, ज़्यादा बीमार पड़ने लगते हो और वो स्ट्रेस की वजह से जो है आपकी बॉडी में कार्डियोवास्कुलर डिजॉर्डर्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि हाई बीपी या कुछ साइकोसोमैटिक डिजॉर्डर्स जिसका जनरली कोई रीज़न ही नहीं है लेकिन वो है आपके बॉडी में, वो डिजॉर्डर ऑलरेडी है, दैट इज़ नोन एज साइकोसोमैटिक। यू डोंट हैव एनी particular reason, you just can't see it but you're experiencing it, like
हेडेक्स एंड ऑल, यू डोंट हैव अ पर्टिकुलर रीज़न फॉर हेडेक, आपका कोई भी एमआरआई करा लो, कुछ भी करा लो, रीज़न नहीं निकलता, लेकिन हेडेक्स रहता है। तो अल्सर हुआ, एस्थमा हुआ, कुछ एलर्जी हो गया, हेडेक्स हो गया, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर आपको एक प्रोलॉन्ग्ड लेवल ऑफ स्ट्रेस की वजह से वो स्ट्रेस जो है आपकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को ऑलरेडी अफेक्ट करना शुरू कर दिया है। आप बर्नआउट वाले सिचुएशन में जा चुके हो और इसी की वजह से जो है ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को पड़ रहा है। सो रिसर्चर्स एस्टिमेट दैट स्ट्रेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन 50 to 70% of all physical illnesses. Studies also reveal that 60% of medical visits are primarily for stress-related symptoms. तो इससे पता चलता है कि स्ट्रेस कितना ही भयानक हो सकता है। मतलब आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो प्रॉब्लम को शो करता है, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस की वजह से आपका जो साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग और फिजिकल हेल्थ जो है वो वीक हो जाता है, इम्यूनिटी को वो अफेक्ट करता है, इम्यूनिटी को एकदम घटा देता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम को बिगाड़ देता है और आप ज़्यादा बीमार पड़ने लगते हो, एंड यू जस्ट फॉल इनटू द विशियस साइकिल ऑफ द स्ट्रेस एंड योर poor health and then poor self-confidence and failure in life, and it just goes on. So we need to change our perception. Now let's have a look at the general adaptation syndrome. What happens to the body when stress is prolonged? We have been studying this कि जब stress prolong हो रहा है तभी problems आ रहे हैं। एक शॉर्ट टर्म लेवल के लिए जो स्ट्रेस है वो इम्पॉर्टेंट है बॉडी के परफॉर्मेंस के लिए, बॉडी के लिए, ताकि आप अच्छी तरह से रिएक्ट कर सको, रिस्पॉन्स दे सको उसके आउटकम के लिए, गुड आउटकम के लिए। लेकिन जब प्रोलॉन्ग हो जा रहा है बॉडी में स्ट्रेस, उसके कुछ हानिकारक इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, और वो चीज़ क्या है इस मॉडल में हम देखते हैं। Now, Selye studied this issue by subjecting animals to a variety of stressors such as high temperature, X-ray, insulin injections in the laboratory over a long period of time. So Selye here is Hans Selye, the father of the modern stress research. उनका दिया हुआ है ये general adaptation syndrome model कि जब बॉडी में स्ट्रेस प्रोलॉन्ग हो जाता है तब क्या होता है। Selye ने कुछ एनिमल्स को अपना कुछ स्पीशीज़ को सब्जेक्ट किया वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस से, जो कि है हाई टेम्परेचर, एक्सरेज, या कुछ इंजेक्शंस दिया, इंसुलिन इंजेक्शंस लैब में, और उन्हें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रखा। उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि जो पेशेंट्स हैं वेरियस इंजरीज और इलनेसेस के हैं, उन्हें भी वो हॉस्पिटल में ऑब्ज़र्व किए। सेली जो है एक सिमिलर पैटर्न ऑफ बॉडीली रिस्पॉन्स उन्हें देखने को मिला सभी में इन द सेंस कि लेबोरेटरी के वो स्पीशीज़ जिन पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था, स्ट्रेसर्स में वो थे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड द पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल, जो कि तरह तरह के उनके इलनेसेस थे, उनके इंजरीज थे, उन दोनों के जो अंदर में एक सिमिलर पैटर्न था, नॉट एग्जैक्ट द रिएक्शंस बट देयर वाज अ पैटर्न of bodily response. Remember, bodily response in all of them. And he called this pattern the General Adaptation Syndrome, GAS, General Adaptation Syndrome. According to him, GAS involves three stages. That is, alarm reaction, resistance, and exhaustion. पहला stage, alarm reaction stage. Alarm reaction stage में there is the presence of a noxious stimulus or stressor leads to the activation of adrenal pituitary cortex system. Alarm reaction stage में क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी में स्ट्रेसर को आइडेंटिफाई कर लिया है, और स्ट्रेसर जब आइडेंटिफाइड है तो वही स्ट्रेसर जो है एक्टिवेट करता है हमारा एड्रेनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम, द वन विच वी read in the previous part, the adrenal gland and the pituitary gland. It involves the secretions from there. So it leads to the activation. The stressor leads to the activation. Alarm reaction stage में activate हो जाता है हमारा adrenal pituitary cortex system, और क्योंकि एड्रिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाता है, उससे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जो कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ फाइट और फ्लाइट. आई होप दिस इज क्लियर. द अलार्म रिएक्शन स्टेज कंसिस्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्टिमुलस. द स्ट्रेसर है जो कि स्ट्रेसर लीड कर रहा है
एक्टिवेशन ऑफ द एड्रिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम, उसके एक्टिवेशन की वजह से हॉर्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, हॉर्मोन्स की वजह से रेस्पॉन्स हो रहा है, रेस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ फाइट और फ्लाइट. सेकेंड स्टेज इज द रेजिस्टेंस स्टेज. नाउ अगर स्ट्रेस प्रोलॉन्ग हो जा रहा है, हद से ज़्यादा हो जा रहा है, आई मीन फाइट और फ्लाइट भी हो गया, स्टिल द स्ट्रेस प्रिवेल्स, तब रेजिस्टेंस स्टेज बिगिंस. The parasympathetic nervous system calls for more cautious use of the body's resources. So अभी जो है parasympathetic nervous system का काम चालू होता है रेजिस्टेंस स्टेज में. आफ्टर द अलार्म रिएक्शन स्टेज में जब स्ट्रेस नहीं कम हो पाया, स्ट्रेस प्रोलॉन्ग हो गया, देन the resistance stage begins where the parasympathetic nervous system calls for more cautious use of the body's resources. The organism makes efforts to cope with the threat as through confrontation. बॉडी का जो रिसोर्सेस है उसे मोर कॉशियसली, मोर केयरफुली यूज करवाता है कौन? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. इसी की वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो एक एफर्ट करता है कि वो उस थ्रेट से, उससे डील कर सके, उससे डटकर सामना कर सके. इसी के लिए द वर्ड कन्फ्रंटेशन हैज बीन यूज्ड. थर्ड इज द एग्जॉशन स्टेज. जब कन्फ्रंटेशन करने की कोशिश किया, सामना करने की कोशिश किया, तब भी स्ट्रेस नहीं कम पाया. Continued exposure to the same stressor or additional stressors drains the body of its resources, leads to the third stage of exhaustion. So here what is happening is that alarm reaction stage में fight or flight response के बाद भी stress था, तभी parasympathetic nervous system ने कोशिश किया कि it can cause the body for more cautious use of its resources, and the organism makes an effort to cope with the threat, tries to confront. तब भी स्ट्रेस नहीं गया. थर्ड स्टेज में हम पहुंच गए, known by the name of exhaustion stage. exhaustion स्टेज में भी कंटिन्यूस एक्सपोजर है सेम स्ट्रेसर को लेकर, और एडिशनल स्ट्रेसर्स जो भी हैं, ऑलरेडी एक स्ट्रेसर है, अब जब स्ट्रेस जा नहीं रहा तो और भी एडिशनल स्ट्रेसर्स हो जाएंगे, कन्फ्लिक्ट्स हो जाएगा, वो भी तो एक स्ट्रेसर ही है, कन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ आ जाएगा, तो एडिशनल स्ट्रेसर्स आ जाएंगे. इसकी वजह से जो है बॉडी की सारी रिसोर्सेज, सारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, और ये थर्ड स्टेज ऑफ एग्जॉशन हम रीच कर जाएंगे. फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स इन्वॉल्व्ड इन अलार्म रिएक्शन एंड रेजिस्टेंस बिकम ineffective and susceptibility to stress related diseases such as high blood pressure becomes more likely. तो इसमें क्या हो रहा है कि एग्जॉशन स्टेज तक पहुंच गया, तब भी स्ट्रेस प्रिवेल कर रहा है. तब क्या होगा कि सारे रिसोर्सेज, सारे एनर्जी बॉडी ड्रेन कर जाएगा, और जो अलार्म रिएक्शन है और रेजिस्टेंस स्टेज जो है वो भी इनफेक्टिव हो गया. तो इससे जो है स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ से ससेप्टिबिलिटी, वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगा. मतलब कि आपको स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ का अब सामना करना पड़ेगा, जैसा कि हाई बीपी, इट बिकम्स मोर लाइकली. सो सेलीस मॉडल जो है उससे काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि उन्होंने बताया कि सिर्फ इन्होंने जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बहुत ही लिमिटेड रोल बताए, और ज़्यादा बॉडी के बारे में, बॉडली चेंजेस के बारे में बताया है. हम परसेप्शन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो वेरी लिमिटेड रोल टू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स किया गया है. सो रिसर्चर्स ने रिपोर्ट किया कि साइकोलॉजिकल अप्रेजल ऑफ इवेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेस का. Psychological appraisal in the sense how you perceive the situation. So how people respond to stress is substantially influenced by the perception, personality and biological constitution. इसी के लिए जो है GAS मॉडल को इतना पॉपुलर नहीं किया गया, भले ये बहुत पॉपुलर है, बट इसे हर कोई एक्सेप्ट नहीं किया. लेटर रिसर्चर्स जो हैं वो तरह तरह के मॉडल्स दिए हैं. Now let us move on to the next topic, that is stress and the immune system. स्ट्रेस की वजह से जो है हमारा इलनेस बढ़ जाता है, क्योंकि स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है. इसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे डिसऑर्डर्स, डिजीज़ेस का डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस जब होता है इट मेक्स आवर बॉडी मोर वल्नरेबल. सो द इम्यून सिस्टम इट गार्ड्स द बॉडी अगेंस्ट अटैकर्स फ्रॉम विदिन एंड आउटसाइड. तो साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी जो एक ब्रांच है वो फोकस करती है द लिंक्स बिटवीन योर माइंड, ब्रेन एंड इम्यून सिस्टम में, कि इन तीनों के बीच क्या लिंक है. हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, हमारा इम्यून सिस्टम, इसमें क्या लिंक है, और
इससे क्या फ़ायदा है और इससे क्या हासिल किया जा सकता है, ये चीज़ जो है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम जो है ये कैसे काम करता है। वाइट ब्लड सेल्स नोन एज ल्यूकोसाइट्स जो हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम में होते हैं और यही WBCs आर दी वंस हु डिस्ट्रॉय द फॉरेन बॉडीज जिन्हें हम एंटीजेंस कहते हैं, सच एज दी वायरसेस। So these viruses are destroyed by WBCs. Now WBCs also produce antibodies. There are several kinds of WBCs or leukocytes within the immune system including T cells, B cells and natural killer cells. T cells जो होते हैं वो इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं वो इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी को हमारी बॉडी में बढ़ावा देते हैं और ये वही है, मतलब टी सेल्स टी हेल्पर सेल्स ही हैं जिन्हें HIV वायरस अटैक करता है। इन द सेंस द टी हेल्पर सेल्स आर अटैक्ड बाय HIV द वायरस कॉजिंग एड्स। बी सेल्स जो होते हैं ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और नेचुरल किलर सेल्स इट फाइट अगेंस्ट बोथ वायरसेस एंड ट्यूमर्स। Now stress जो है it can affect the natural killer cell cytotoxicity which is of major importance in the defense against various infections and cancer। तो जब natural killer cell की cytotoxicity कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, हमने देखा है कि ये ज़्यादातर उन लोगों में रिड्यूस्ड लेवल्स देखते हैं हम नेचुरल किलर सेल साइटोटॉक्सिटी जिन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स जो कि एग्ज़ाम्स फेस करने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स, फ्यू पीपल हु आर सीवियरली डिप्रेस्ड, ऐसे लोगों में हमें नेचुरल किलर सेल की जो साइटोटॉक्सिटी है वो रिड्यूस्ड लेवल में देखने को मिलती है। सो स्ट्रेस इज़ वेरी डेंजरस। ना स्टडीज़ ने रिवील किया है कि इम्यून की जो फंक्शनिंग है ये उन लोगों में बेहतर होती है जिनमें सोशल सपोर्ट होता है, जिनके पास ऑल्सो चेंजेस इन द इम्यून सिस्टम विल हैव मोर इफेक्ट ऑन हेल्थ अमंग दोज whose immune systems are already weakened। स्ट्रेस का जो है it can also lead to unhealthy lifestyle और हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रेस के वजह से हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल के ट्रैक पे चले जाते हैं और हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर अपने आप करने लगते हैं। Now what is lifestyle? Lifestyle is the overall pattern of decisions and behaviors that determine a person's health and quality of life। हर एक पर्सन को हमेशा से नंबर 1 प्रायोरिटी में अपने हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, देन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। दैट इज़ नोन एज द लाइफ स्टाइल। इट इज़ द ओवरऑल पैटर्न ऑफ डिसीजंस एंड बिहेवियर्स। हम किस पैटर्न से क्या डिसीजन लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली क्या बिहेवियर करते हैं जिसकी वजह से कि हमारी हेल्थ अच्छी से अच्छी रहेगी, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगा, उसे हम लाइफस्टाइल कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं वो अपने आप को बाहर के मतलब पैथोजन से, जो कि एजेंट्स हैं, फिजिकल इलनेस कॉज करवाने के एजेंट्स हैं, वो अपने आप को एकदम से एक्सपोज कर देते हैं, रेडिली एक्सपोज कर देते हैं। वाई? क्योंकि उनके अंदर की वल्नरेबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाती है, इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है स्ट्रेस की वजह से। नाउ पीपल हु आर स्ट्रेस्ड, उनकी न्यूट्रिशनल हैबिट्स बहुत ही पुअर हो जाते हैं, उनके स्लीप पैटर्न्स डिसरप्टेड हो जाते हैं, वो हेल्थ रिस्किंग बिहेवियर्स करने लगते हैं, स्मोकिंग, एल्कोहल, ड्रग्स। ओके, नाउ सच हेल्थ इम्पेयरिंग बिहेवियर्स दे डेवलप ग्रेजुअली और हम जो है शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हम सोचते हैं कि अभी अगर हम अल्कोहल ले रहे हैं, सिगरेट्स ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो क्या इतने डेंजरस सीरियस इम्पैक्ट्स गिराते हैं हमारे बॉडी में, हमारे हेल्थ में, हमारे लाइफस्टाइल में, ये हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ड्यू टू स्ट्रेस ऐसा हो जाता है कि अपने आप हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल के ट्रैक पर चले जाते हैं। एंड दैट्स वाई स्टडीज़ दे हैव रिवील्ड कि जो हेल्थ प्रोमोटिंग बिहेवियर है, हेल्थ अच्छा करवाने वाला बिहेवियर जो जैसे बैलेंस डाइट लेना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना, फैमिली का सपोर्ट होना, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे अच्छे हेल्थ के लिए। और एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें आप लो फैट वाला डाइट लें, एक्सरसाइज करें रेगुलरली और हमेशा से पॉजिटिव थिंकिंग रखें, पॉजिटिविटी को बढ़ावा दें अपने लाइफ में, तो उससे जो है हमारी हेल्थ और लॉन्जिटिविटी एनहांस होता है। द मॉडर्न
Lifestyle of excesses in eating, drinking, so-called fast-paced good life has led to violation of basic principles of health in some of us as to what we eat, think, do with our lives. तो ये बहुत important है कि हम जो भी मॉडर्न डे मॉडर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए हम ये सारी चीज़ों में ये सारी बिहेवियर्स हम प्रमोट करते हैं रादर आजकल, लेकिन ये बहुत गलत है क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट्स है डिज़ॉर्डर्स में, डिजीज़ में, बॉडीली इम्पैक्ट्स, करियर इम्पैक्ट्स, ये बहुत ही डेंजरस होता है. सो वी नीड टू check ourselves if we are how we are perceiving a situation, and we need to stay calm. हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि अगर स्ट्रेस हुआ तो इम्यूनिटी का लेवल कमता है, इम्यूनिटी का लेवल कमेगा तो तरह तरह के प्रॉब्लम्स होंगे. प्रॉब्लम्स की वजह से अपने आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर, और इसके वजह से लॉन्ग टर्म इलनेस का एकदम शिकार हो जाना है. सो द नेक्स्ट टॉपिक is coping with stress. Now, what is coping? Coping is a dynamic situation specific reaction to stress. Coping क्या है? आपका एक रिएक्शन है स्ट्रेस को, which is situation specific, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमेशा से चेंज होता रहेगा, क्योंकि स्ट्रेस भी एक तरीके के नहीं हो सकते तो रिएक्शंस भी एक तरीके का नहीं हो सकता. सो ऑफ कोर्स इट इज़ डायनेमिक एंड सिचुएशन के हिसाब से है. सो इट इज़ सिचुएशन स्पेसिफिक. व्हाट? Reaction to stress. Now it is a set of concrete responses to stressful situations or events that are intended to resolve the problem and reduce stress. तो कोपिंग के स्टाइल्स भी आपको पता ही होंगे कि ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि हमारे खुद की पर्सनालिटी, हमारा कल्चर, ये सारी चीज़ों का बहुत महत्व है कोपिंग के स्टाइल में. हमारा सोशल सपोर्ट कैसा है, हमारा खुद का सपोर्ट कैसा है. नाउ individuals show consistent individual differences. Individuals में भी individual differences है in the coping strategies they use to handle stressful situation. ऐसा कैसा है? क्योंकि past experiences भी matter करते हैं. So to manage stress we often need to reassess the way we think and learn coping strategies. तो हमें हमेशा से सोचना चाहिए, बेहतर से बेहतर तरकीब, तकनीक, ये सब सोच करके निकालना चाहिए कि हम कैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से लड़ सकते हैं, कैसे हम उसे हैंडल कर सकते हैं. सो दीज कैन इंक्लूड बोथ ओवर्ट एंड कोवर्ट एक्टिविटीज़. 3 कोपिंग स्ट्रैटेजीज आर गिवन बाय एंडलर एंड पार्कर. तो कोपिंग विद स्ट्रेस पढ़ रहे हैं, जहाँ पर 3 स्ट्रैटेजीज दिए हुए एंडलर और पार्कर के द्वारा. Number 1 is task-oriented strategy. This involves obtaining information about the stressful situation and about alternative courses of action and their probable outcome. It is also involves deciding priorities and acting so as to deal directly with the stressful situation. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इन्वॉल्व करते हैं, हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन का इंफॉर्मेशन क्या है, क्या क्या तरह तरह के एक्शंस हो सकते हैं जो कि हम यूज़ करके एक प्रोबेबल आउटकम को रीच कर सकते हैं. और इसमें जो है हम प्रायोरिटीज़ को भी महत्व देते हैं, सो दैट कि हम अपने इंटरेस्ट, अपने प्रायोरिटी, अपना रिसोर्सेस, ये सारी चीज़ों को देख करके उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में समझ के अकॉर्डिंगली एक्ट करें. फॉर एग्जाम्पल, स्केड्यूल माई टाइम बेटर और थिंक अबाउट हाउ आई हैव सॉल्व्ड सिमिलर प्रॉब्लम. सपोज़ कि मुझे अब मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो मैं क्या देखूंगी कि मुझे इससे स्ट्रेस हो रहा है. तो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया कि स्ट्रेस क्यों हो रहा है, मेरा टाइम अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए. तो टाइम रूटीन को वापस से रीअसेस करके बनाना चाहिए. तो ये जो है मुझे स्ट्रेस दे रहा है क्योंकि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, मेरे काम छूट जा रहे हैं, 3-4 काम छूट जा रहे हैं दिन भर के, तो उसमें मुझे स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि मेरा काम जा रहा है. और मैंने फिर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया कि अच्छा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ. अब टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं सोचूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उन सारी चीज़ों को हटाऊंगी जो मेरे प्रायोरिटीज़ में अभी के लिए नहीं है. तो मैंने प्रायोरिटी डिसाइड किया, मैंने डायरेक्टली उस टास्क को देख करके अपना एक सोल्यूशन तैयार किया. तो दैट इज़ टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी. और इसी तरीके से जो है मैं उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करूँगी. दूसरा है इमोशन ओरिएंटेड. इसमें हम एक एफर्ट लगाते हैं कि हम अपने अंदर जो है अपने होप को, और वी मेंटेन टू होप एंड कंट्रोल वंस इमोशंस. इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व वेंटिंग फीलिंग्स ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, डिसाइडिंग दैट नथिंग कैन बी डन टू चेंज थिंग्स. ओके, सो इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी एक सेल्फ टॉक हो सकता है, जिससे कि हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ, हम
हम इमोशनली स्ट्रांग हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम ये कर सकते हैं कि नहीं, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें एंगर वाली फीलिंग्स आ रही है, हम कुछ भी नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल, टेल माई सेल्फ दैट इट इज़ नॉट रियली हैपनिंग टू मी और वरी अबाउट वॉट आई एम गोइंग टू डू। ओके, सो आइदर हम इसमें पूरा ही इमोशनली वीक फील करने लगते हैं या इमोशनली हम अपने आप को कहते हैं कि नहीं, हम ये कर सकते हैं। तीसरा है अवॉइडेंस ओरिएंटेड। ये इन्वॉल्व करता है डिनाइंग और मिनिमाइजिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। तो जब स्ट्रेसफुल इवेंट है, हम उसे टोटली डिनाई कर देते कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, या फिर उसके सीरियसनेस को मिनिमाइज करके बोलते हैं। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स कॉन्शियस सप्रेशन ऑफ स्ट्रेसफुल थॉट्स एंड द रिप्लेसमेंट बाय सेल्फ प्रोटेक्टिव थॉट्स। तो ऐसा होता है कि अवॉइडेंस ओरिएंटेड में हम कॉन्शियसली उस चीज़ को सप्रेस करते रहते हैं क्योंकि वो हमें कंटिन्यूसली स्ट्रेस पहुंचा रहा है। तो हम उसे कॉन्शियसली सप्रेस करेंगे कि नहीं नहीं, तुम बिल्कुल भी सीरियस बात नहीं हो मेरे लिए, ये मतलब कुछ भी नहीं है मेरे आगे, ठीक है। हम कॉन्शियसली बोल रहे हैं और उसे हम अपने सेल्फ प्रोटेक्टिव थॉट से रिप्लेस करेंगे। मतलब हमें जो चीज़ अच्छा लगेगा हम उसके बारे में बार बार सोचेंगे या बार बार करेंगे, जैसे कि टीवी देखना, दोस्त को फ़ोन कर लेना तुरंत से, बाहर चले जाना। कोई चीज़ स्ट्रेस आपके पास आ रहा है और आप बोल रहे हो नहीं नहीं नहीं, ये कुछ भी नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, ये तो हो जाएगा ऐसे। भले ही आपको पता है कि ये स्ट्रेस वाली बात है, लेकिन आप इसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो और उसकी वजह से आप टीवी देखने लगते हो या दोस्त को फ़ोन कर लेते हो। ये सारी बिहेवियर्स देखने को मिलता है। अंडर द टॉपिक ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस हमें दूसरा टेक्निक देखने को मिलता है। फर्स्ट वन जो कि 3 हमने देखा, टास्क ओरिएंटेड, इमोशनल ओरिएंटेड एंड अवॉइडेंस ओरिएंटेड, उसमें हम देखते हैं कि इट इज़ बीन गिवन बाय एंडलर एंड पार्कर। नाउ कम्स द स्ट्रैटेजी गिवन बाय लज़ारस एंड फॉकमैन। लज़ारस एंड फॉकमैन ने कोपिंग को कंसेप्चुअलाइज किया एक डायनेमिक प्रोसेस रादर दैन एज एन इंडिविजुअल ट्रेट। उनके अकॉर्डिंग कोपिंग रेफर्स टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, which is dynamic, cognitive and behavioral efforts to master, reduce or tolerate the internal or external demands that are created by the stressful transaction। मतलब लज़ारस और फोकमैन ने कहा कि कोपिंग जो है ये कॉन्स्टेंटली एक चेंजिंग कॉग्निटिव और बिहेवियरल एफर्ट्स है। हम कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं, उस पर काम करते रहते हैं, अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। क्यों? ताकि हम अपने अंदर और बाहर में जो चीज़ हमें स्ट्रेस दे रहा है उस चीज़ को हम रिड्यूस कर सकें, उस चीज़ को हम टॉलरेट कर सकें और उससे जीत सकें, उस स्ट्रेस से। सो अकॉर्डिंग टू देम कोपिंग रिस्पॉन्सेज कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज, दैट इज प्रॉब्लम फोकस्ड एंड इमोशन फोकस्ड। प्रॉब्लम फोकस्ड में वो स्ट्रैटेजीज होते हैं जो कि डायरेक्टली प्रॉब्लम को अटैक करते हैं विद बिहेवियर्स डिजाइन टू गेन इन्फॉर्मेशन, ऑल्टर द इवेंट, ऑल्टर बिलीफ एंड कमिटमेंट्स। They increase the person's awareness, level of knowledge, and range of behavioral and cognitive coping options. They can act to reduce the threat value of the event. जैसे कि वो totally problem पे ध्यान देते हैं, जो जिस स्ट्रेसर से जो चीज़ उन्हें प्रॉब्लम दे रहा है, जो चीज़ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है, वो उस पर ध्यान देते हैं, उस पर काम करते हैं और उस चीज़ को ही ठीक करते हैं। जैसे कि आई मेड अ प्लान ऑफ एक्शन एंड फॉलोड इट। इमोशन फोकस स्ट्रैटेजीज में हम वो करते हैं जिसमें कि इट कॉल्स फॉर साइकोलॉजिकल चेंजेस डिजाइंड प्राइमरीली टू लिमिट द डिग्री ऑफ इमोशनल डिसरप्शन कॉज्ड बाय एन इवेंट विद मिनिमल एफर्ट टू ऑल्टर द इवेंट इटसेल्फ। तो इसमें इवेंट की बात नहीं होती, इवेंट चाहे जो भी हो, एक्सटर्नल में है, जो भी स्ट्रेसर है, हम अपने अंदर को ठीक करना चाहते हैं, अपने अंदर से परसेप्शन ठीक करना चाहते हैं ताकि हमें इमोशनल डिसरप्शन का जो डिग्री है वो हद से ज़्यादा ना पार हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड सम थिंग्स टू लेट इट आउट ऑफ माई सिस्टम, जैसे कि मैंने अपने अंदर से निकाल दिया उस चीज़ को, अब मुझे वो चीज़ अफेक्ट नहीं करता। ओके, सो प्रॉब्लम फोकस्ड में हम प्रॉब्लम को देखते हैं, अपने अंदर के बारे में नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसा ठीक किया जाए, इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना चाहिए। हमारा पर्सन का अवेयरनेस इंक्रीज होता है, लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ाते हैं, हम उस इवेंट को ऑल्टर करके देखते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। इमोशन फोकस में हम अपने अंदर के बारे में सोचते हैं, कैसे अंदर से हम उसे डिक्रीज कर सकें, इमोशनल डिस्ट्रप्शन वाली फीलिंग्स को, नेगेटिव इमोशंस को। While both problem focused and emotion focused coping are necessary when facing stressful situations, research suggests that people generally tend to use the former more often
दैन द लैटर। तो सब मतलब दोनों ही यूज़ होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में उसे फेस करने के लिए, लेकिन रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि लोग ज़्यादा प्रॉब्लम फोकस स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इफ़ यू like the video, then please don't forget to give it a thumbs up. Thank you for watching and please subscribe to my channel.